अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, मेरी ये आदत नहीं रही कि कोई कैबिनेट मेंबर चला जाए या उसको फारिग कर दिया जाए या कोई शख्स अपने ओहदे से हट जाए तो उसके बाद उसके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि बात करना ज़रूरी हो जाती है। वो इसलिए कि जब आप किसी इतने बड़े मनसब के ऊपर होते हैं और खुदा ताला आपको उस मनसब के ऊपर फायज करता है और अवाम की ताकत से या किसी और ताकत से आप जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं जहाँ पे सरकारी ख़जाने का अमल दखल होता है, जहाँ पे आम आदमी की तवक्कुआत टूटती हैं या तवक्कुआत बनती हैं या मेरे और आपके टैक्स का ज़िया होता है या कोई पैसे को लूटता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैं आज बात करूंगा मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहबा की इस सबकदोशी के हवाले से। मोहतरमा दूसरी बार इस ओहदे के ऊपर फाइज हुई। पहली दफ़ा वज़ीर बनी पीपल्स पार्टी के दौर में, इस दफ़ा मशीर बनी। लेकिन मशीर की हैसियत में वो इतनी ताकतवर थी कि वो पहले ही चंद दिनों में अपने जो उनके राइवल समझ लें या उनके कम्पिटिटर समझ लें, जो मशीर थे, उनको फारिग करवाने में कामयाब हो गई। फिर पीटीआई के ऊपर कब्जे करने का जो ख्वाब था वो कब्जा भी करने में वो कामयाब हो गई। लेकिन माजी की तरह इस बार भी उनकी फरागत की वजह अल्लाह के फजल से करप्शन ही रही। फाइल इतनी मोटी हो चुकी थी, मैं ये तो नहीं कहता कि उनके कादी या उनके जसामत के साथ उसकी मुनासबत थी, लेकिन फाइल करप्शन की इतनी मोटी थी। मिसाल के तौर पे मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो बेदरेक जिस तरह उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल किया, यानी गैर कानूनी तौर पे, जिसकी उनको कानून इजाज़त ही नहीं देता था। फिर पीटीवी के ऊपर कब्जा और पीटीवी के अंदर भर्तियों का मामला और उसके अंदर बेज़ाब्तगियाँ जो आने वाले दिनों में एक और शक्ल इख्तियार करेंगी। फिर इश्तिहारात का जो मामला था, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इश्तिहारात के मामले में हर आने वाले जो साहब हैं वो सीधा हाथ मारते हैं और वहाँ पे जो मुलाजम्स होते हैं, जो सरकारी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका जीना भी हराम कर देते हैं। और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के इश्तिहारात को सेंट्रलाइज किया गया हुक्मन, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट डमी किस्म के अखबारात की दे दी गई। फिर वहाँ से 10% और 15% और पता नहीं कितने परसेंट मांगा गया और लिया जाता रहा और बड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रही। दफ्तरों को कहा कि रात को लेट आवर्स में घर बुला लिया जाता था। फिर फैमिली के जो लोग उनके साथ शरीके जुर्म थे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता चूँकि बिल्कुल वो फैमिली ओरिएंटेड मामला हो जाएगा। वो भी एक अजीबोगरीब कहानी है, आगे जाके खुलेगी। फिर पेमरा के अंदर मोहतरमा ने वक्तन फ़वक्तन हाथ मारने की कोशिश की। चेयरमैन पेमरा को बराह रास्त फ़ोन किए, गाड़ियाँ भेज, तो उन्होंने कहा कि वो पेमरा माजी वाला पेमरा नहीं है, ये अब काफ़ी वक्त गुजर गया, पुलों के नीचे से पानी काफ़ी बह चुका है, वो पीपल्स पार्टी का दौर था, अब पेमरा एक अदारा बन चुका है, तो मैं गाड़ियाँ इस तरह नहीं भेज सकता। फिर वहाँ पे कुछ बंदे रखने की बात की गई। फिर जमानी साहब वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पेमरा के अंदर, उनको हटा के उनकी जगह पे वहाँ पे एक साहब हैं जो वहाँ पे बड़े करता धरता है, मेंबर एडमन थे, उनको वहाँ पे जुमानी साहब की जगह मेंबर एग्जीक्यूटिव लगाने की भरपूर कोशिश की गई। उसकी एक समरी तैयार करवाई गई, वो समरी बेची गई, वो समरी आगे जाके एक स्टेज के ऊपर रुक गई और प्राइम मिनिस्टर साहब को उस पर पूरी ब्रीफिंग दे के उसको मेंबर एग्जीक्यूटिव लगाने की कोशिश की गई। फिर आप हैरान होंगे कि चेयरमैन पेमरा के लिए 2-3-4 बंदों का इंटरव्यू कर लिया गया और कहा गया कि जी आपको चेयरमैन लगाया जा रहा है, आप तैयारी कर लें। उस पर भी एक लंबा चौड़ा खांचा प्रोग्राम था, उस पर तफसील दी जा सकती है। और फिर जब बताया गया कि ये एक टेन्योर पोस्ट है, ये मिनिस्टर इस तरह नहीं लगा सकती, तो उन्होंने कहा नहीं 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 वो लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। और जिस साहब का इंटरव्यू किया गया, जिसको कहा गया कि जब तैयारी करें, मैं उसका नाम भी मेंशन कर सकता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं रहेगा। इसी तरह जो गाड़ियों के साथ साथ जो सियालकोट के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे मुख्तलिफ मनसूबों के लिए पैसे जारी करवाए गए और उन पैसों के अंदर क्या हुआ, कितना पैसा लगा, कितना नहीं लगा, वो अलग से एक कहानी है और उसको प्रूव किया जा रहा है। तो ये यहाँ तक चीज़ें थी कि स्टाफ में से किसी साहब ने किसी जगह से 2 मोबाइल भी ले लिए
اور پھر موبائل وہ رسید سمیت دکان پہ واپس چلے گئے. وہاں پہ 1.5 لاکھ کا موبائل 1.25 میں بکا. پھر وہ پیسے بھی واپس آ گئے. پھر سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے دورے کے دوران RGM گجرانوالہ کو فون آیا کہ جی 60 پیزے لے کے گجرانوالہ بائی پاس کے اوپر پہنچ جائیں. انہوں نے ظاہر ہے اپنے بڑوں کو بتایا تو ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں، اب وہ پیمرا جو ہے وہ واقعی ایک ادارہ بن چکا ہے، وہ پیزے سپلائی نہیں کرتا. ماضی میں چونکہ سب کچھ یہ ہوتا رہا تھا. تو اسی طرح PID کے اندر جو ماحول رہا، پھر میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے جو صورتحال رہی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. کہ ایک ایجنڈا تھا جو ریاست پاکستان، جو حکومت پاکستان بطور انفارمیشن منسٹر اور مشیر ان کو دیتی تھی، وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کانفیڈینشیل چیزیں شیئر ہو جاتی تھیں. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جا کے میٹنگز ہوتی تھی. بہت سے جرنلسٹوں کو جو نیشنل نیریٹو تھا وہ پاس آن کر دیا جاتا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو نہیں بتانے والی ہوتی وہ بتا دی جاتی تھیں. اور بظاہر کہا جاتا تھا کہ میڈیا سے بڑا فرینڈلی ماحول ہے، لیکن ان ساری باتوں کی وجہ سے ماحول بہت خراب ہوا. اور جس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ اب ان کی فراغت ہو گئی. افراز شبلی صاحب جو اپوزیشن جو قائد ایوان ہے سینٹ کے اندر، فراز شبلی صاحب، ان کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دے دیا گیا. عاصم سلیم باجوہ جو سابق DG ISPR، وہ مشیر بن گئے پرائم منسٹر آف پاکستان کے. اب یہ ایک انڈیکیشن ایسی ہے، یہ ایک ایسا میسج ہے، ایک ایسا نیا نیریٹو ڈیولپ ہونے جا رہا ہے کہ جس کو ان دونوں تعیناتیوں کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ اب میڈیا، فیوچر کا میڈیا کیا ہوگا، اس میڈیا کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، اس میڈیا کو اپنے سائز کے اندر کیسے رکھا جائے گا، اور یہ جو نیشنل نیریٹو ہے اس حوالے سے چیزیں کیسے ترتیب پائیں گی. میرا خیال ہے ان تقرریوں اور تعیناتیوں اور فراغتوں کے بعد بہت سارے لوگ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میڈیا کے لیے کتنی اچھی خبریں اور کتنی بری خبریں. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی جو ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ یہ ریئلائز اب کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے جو سپیس مختلف گروپس کو، مختلف پریشر گروپس کو سرنڈر کی تھی، وہ ریاست پاکستان اب آہستہ آہستہ واپس لینے چاہ رہی ہے. ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.